नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। टॉपिक है राज्य। विद्यार्थियों, हमने कल की कक्षा में राज्य का अध्ययन करते हुए उसकी विभिन्न परिभाषाओं को जानने की कोशिश की और उन परिभाषाओं को जानने के संदर्भ में हमने इस बात का अध्ययन किया कि राज्य की दो धारणाएं राजनीति शास्त्र के अंदर महत्वपूर्ण है, जिसमें राज्य का विवरणात्मक अध्ययन और राज्य का मानकीय अध्ययन। विवरणात्मक अध्ययन के तहत हमने राज्य के संगठनात्मक और कृत्यात्मक विवरण के आधार पर परिभाषित करने की कोशिश की, उसका अर्थ को जानने की कोशिश की, और मानकीय धारणा के तहत हमने राज्य की प्रकृति और उद्देश्य को समझने की कोशिश की, जिसमें हमने आदर्शवादी जो धारणा है राज्य की उसके संदर्भ में व्यापक अध्ययन किया और ये जाना कि राज्य की आदर्शवादी धारणा में तीन दृष्टिकोण के आधार पर राज्य को समझने की कोशिश की है। पहला दृष्टिकोण यह है कि राज्य एक नैतिक संस्था है, दूसरा दृष्टिकोण यह है कि राज्य एक देवीय संस्था है, और तीसरा दृष्टिकोण यह है कि राज्य एक सावीय संस्था है। आज की कक्षा में हम राज्य के उदारवादी दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे कि उदारवादी दृष्टिकोण से राज्य को किस प्रकार परिभाषित किया गया है, किस प्रकार उसकी व्याख्या की जाती है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो उदारवादी दृष्टिकोण में चार आधारों पर राज्य को समझने की या जानने की कोशिश की गई है। पहला, राष्ट्र राज्य के रूप में राज्य, दूसरा कानूनी संस्था के रूप में राज्य, तीसरा यांत्रिक संस्था के रूप में राज्य, और चौथा कल्याणकारी संस्था के रूप में राज्य। तो इस रूप में जब हम बात करें तो आइए, पहला जो इसका संदर्भ है कि राज्य राष्ट्र राज्य के रूप में, इस संकल्पना का समर्थन जो है मैकियावेली ने किया है। और हमने राज्य को समझने के दौरान इस बात की भी कल की कक्षा में चर्चा की थी कि आधुनिक संदर्भों में राज्य को व्याख्या देने या राज्य को परिभाषित करने का जो पहला प्रयास हुआ वो मैकियावेली के चिंतन से हुआ। और मैकियावेली का चिंतन जो है राज्य को किस संदर्भ में देखता है? राष्ट्र राज्य के रूप में। मैकियावेली के अनुसार सामंतवादी विकेंद्रीकरण और चर्च के हस्तक्षेप से उत्पन्न अराजकता का निवारण करने के लिए उन्होंने, जो उस समय खासकर इटली के संदर्भ में ये बात है क्योंकि मैकियावेली इटली के विचारक हैं, और उन्होंने देखा कि इटली के अंदर सामंतवादी विकेंद्रीकरण और चर्च के हस्तक्षेप से वहां अराजकता का दौर लंबे समय तक चला। तो उसके निवारण के लिए मैकियावेली ने उभरते हुए मध्यम वर्ग ने जो राष्ट्रवाद की एकताबद्ध शक्ति की मांग की, उसका समर्थन किया। और यहां राजा की शक्ति के रूप में प्रकट हुई राज्य की मूलभूत विचार धारणा ये बन गई है। जो राष्ट्र राज्य की जो धारणा है वो एक तरह से राजा की शक्ति के रूप में प्रकट होती है। और मैकियावेली इस बात का समर्थन करते हैं कि एक ऐसे राष्ट्रीय राज्य की स्थापना होनी चाहिए इटली के अंदर जहां राजा सर्वशक्तिमान हो और वो चर्च को नियंत्रित करके एक तरह से इटली की जनता को राष्ट्रीय राज्य की चेतना से युक्त करे, और तभी जो है इटली विश्व के अंदर एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उद्घाटित होगा। तो ये मैकियावेली के चिंतन से बात निकल कर आई जो राष्ट्रीय राज्य की धारणा में प्रकट हुई, क्योंकि उससे पहले छोटे छोटे सामंत इटली में काम कर रहे थे और उन छोटे छोटे सामंतों में वर्गीकृत जो राज्य था इटली का, विभिन्न प्रदेशों में विभाजित जो राज्य था, उसकी ताकत इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो इटली की रोमन चर्च की सत्ता को चुनौती दे सके। राज्य से भी श्रेष्ठ जो है वहां रोमन चर्च हो गया था, जिसकी वजह से इटली में राष्ट्रीय राजनीतिक सत्ता का उभार नहीं हो पाया था। लेकिन जब मैकियावेली ने ये चीज देखी कि कैसे दूसरे राष्ट्र जो हैं वो इटली से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं, और वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि वहां राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास हो गया है, तो इटली में भी एक ऐसी राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना का विकास होना चाहिए जो चर्च को नियंत्रित कर सके और इन छोटे छोटे सामंतों के समूहों को मिलाकर एक राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति
का केंद्र बन सके। तो इसके संदर्भ में मैकियावेली ने यह धारणा, राष्ट्रीय राज्य की धारणा विकसित की। मैकियावेली इस मामले में पहला विचारक है जिसने ये कहा कि राज्य को आधुनिक अर्थ में जो है राष्ट्रीय राज्य होना चाहिए। ये पहली धारणा जो है मैकियावेली इस रूप में प्रकट कर रहे हैं। उन्होंने राज्य शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति या ऐसे संगठन के लिए किया जो एक निश्चित भूभाग पर बसे लोगों पर शक्ति के नियंत्रण की योग्यता रखता हो। शक्ति की जो अवधारणा है वो मैकियावेली के चिंतन में बहुत सुदृढ़ता के साथ स्थापित होती है कि इसीलिए वो क्या कह रहे हैं कि राज्य क्या है कि व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो निश्चित भूभाग पर बसे लोगों पर शक्ति का नियंत्रण रखने की योग्यता रखता हो। मैकियावेली के अनुसार कानूनी रूप धारण करने से पूर्व राज्य एक शक्तिशाली होना आवश्यक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैकियावेली कह रहे हैं कि किसी भी राज्य को उसके कानूनी आकार में आने से पहले उसका शक्तिशाली होना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप राज्य को कानूनी आकार तो आपने दे दिया लेकिन उसके पास शक्ति नहीं है तो उस कानूनी आधार का कोई मतलब नहीं, वो थोथा है, खोखला है। तो मैकियावेली ने अपने चिंतन में पहली बार राज्य की धारणा प्रस्तुत करते हुए ये बात कही कि राज्य को शक्तिशाली होना जरूरी है। और राज्य शक्तिशाली कब होगा? जब राष्ट्रीय राज्य की स्थापना होगी। छोटे छोटे राज्यों की नहीं, बृहद इटली के राष्ट्रीय राज्य की स्थापना होगी। और वो कब होगी? जब धार्मिक संस्था रोमन चर्च को राजनीतिक मामलों से मुक्त कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ मुक्त करने के अलावा जो है राज्य को चर्च से सर्वोच्च स्थान दिया जाएगा। तो ये धारणा जो है मैकियावेली के चिंतन के माध्यम से दुनिया के अकादमिक चर्चा का विषय बनी कि राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, धर्म की सत्ता से मुक्त होना चाहिए और राज्य को धर्म की सत्ता से सर्वोच्च भी होना चाहिए, धर्म की सत्ता राज्य के अधीन होनी चाहिए। ये बात इटली के संदर्भ में मैकियावेली ने राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में प्रस्तुत की राज्य के बारे में। तो इस रूप में हमें देखें तो राष्ट्र राज्य की संकल्पना को जो है मैकियावेली ने सर्वप्रथम जो है राजनीति शास्त्र के अंदर स्थापित किया। दूसरी जो धारणा है राज्य की, वो धारणा है राज्य कानूनी संस्था के रूप में। और ये जो राज्य को कानूनी संस्था मानने वाले जो विचारक हैं, इस बात का जिन्होंने समर्थन किया उसमें प्रमुख तौर पर हम देखते हैं तो बोदा, हॉब्स, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू, ऑस्टिन, ये ज्यादातर जो है कानूनी और संविधानविद चिंतक हैं। तो उन्होंने राज्य को किस रूप में देखा है? एक कानूनी संस्था के रूप में देखा है। इस रूप में जब हम बात करें कि राज्य कानूनी संस्था का क्या मतलब है, तो हम ये देखते हैं कि यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति के बाद जो उभरती हुई आर्थिक गतिविधियों जो वहां के हालात पैदा हुए, आर्थिक गतिविधि औद्योगिक क्रांति के बाद के जो यूरोप के अंदर हालात पैदा हुए, उसमें मुक्त विकास के लिए निरंकुश राजतंत्र को उपयुक्त व्यवस्था नहीं माना गया, क्योंकि निरंकुश राजा ने शीघ्र ही अभिजात्य वर्ग और चर्च के साथ एक अपवित्र गठबंधन कर लिया। क्योंकि वहां की जो चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे यूरोप के अन्य जो कंट्री हो, वहां जो निरंकुश राजतंत्र काम कर रहा था, उसने अपनी सत्ता को बचाने के लिए चर्च के साथ और वहां का जो अभिजात्य तंत्र, अभिजात वर्ग जो है, उसके साथ में गठबंधन करके राजनीतिक ताकत को, राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना को उभरने नहीं दिया। और ये जो गठबंधन था चर्च का, अभिजात वर्ग का और राजतंत्र का, उसने जो औद्योगिक क्रांति के बाद जिस प्रकार की आवश्यकताएं यूरोप के समाज में विकसित हुई, उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने दी, उन आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं होने दी। जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई औद्योगिक क्रांति के बाद में, नई चेतना जो उत्पन्न हुई औद्योगिक क्रांति के बाद में, उन परिस्थितियों, उन चेतनाओं को विकसित नहीं होने दिया। इसलिए जो बोदा, हॉब्स, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू, ऑस्टिन जैसे जैसे चिंतकों ने इस बात को महसूस किया कि औद्योगिक क्रांति के बाद की उत्पन्न जो परिस्थितियां हैं, उसमें निरंकुश राजतंत्र की जो व्यवस्था है,
मौजूदा जो व्यवस्था है वो उपयुक्त सिद्ध नहीं हो रही है। तो इसलिए नवोदित जो पूंजीपति वर्ग है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद में जो नया नया जो पूंजीपति वर्ग का जो उभार हुआ है, उस पूंजीपति वर्ग ने राज्य की शक्ति को परंपराओं और दैविक कानूनों के बजाय मानव निर्मित कानूनों के आधार पर स्थापित करने की वकालत की और ये प्रयास किया और ये माना कि इस राज्य को समूचे समाज का समर्थन हासिल होना चाहिए। तो ये एक बात समाज के अंदर उभर कर आई। क्या बात उभर कर आई कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो नया धनाढ्य वर्ग यूरोप के समाज में उत्पन्न हुआ, जो फैक्ट्री लगाना चाहता है, उद्योग धंधे खोलना चाहता है, जो व्यापार करना चाहता है, और जब व्यापार करेगा तो एक देश से दूसरे देश के अंदर वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। तो ये जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों में के लिए जो सबसे बड़ी बाधा थी, वो बाधा थी निरंकुश राजतंत्र। क्योंकि निरंकुश राजतंत्र पुराने तौर तरीकों के आधार पर शासन करना चाहता था, जिसमें खुलापन नहीं था, जिसमें व्यापार के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, जिसमें नवधनाढ्य पूंजीपति वर्ग के लिए सम्मान नहीं था। और ये इसलिए भी दिक्कत हो रही थी कि निरंकुश राजतंत्र जो था मौजूदा, उसने जो परंपरागत सामंती जो अभिजात्य वर्ग जो है और चर्च जो है, उसके साथ गठबंधन करके अपनी सत्ता को बचाने की कोशिश की और नई परिस्थितियों, नई चेतना, नए उभारों, नए विचारों को उभरने नहीं दिया। पूंजीपति जो पूंजीवादी व्यवस्था और जो व्यापार और वाणिज्य की जो नई संस्कृति उभरना चाहती थी, जिसके लिए औद्योगिक क्रांति ने जमीन मजबूत कर दी थी, उसके लिए वो वातावरण निर्मित नहीं होने दे रही थी। तो इसलिए नव धनाढ्य पूंजीपति वर्ग ने इस बात की मांग की कि इस राज्य के स्थान पर एक ऐसा राज्य स्थापित होना चाहिए जिसका संचालन विधि सम्मत, कानून सम्मत आधार पर होना चाहिए और समूचे समाज को उसका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। तो ये बात उभर कर आई और इस बात के आधार पर ही, इस धारणा के आधार पर ही राजनीति शास्त्र के अंदर राज्य की एक दूसरी तरीके से व्याख्या स्पष्ट हुई कि राज्य क्या है, एक कानूनी संस्था है। अगर राज्य का आधार कानूनी नहीं है तो फिर वो राज्य नहीं है। तो ये एक दूसरा विचार राजनीति शास्त्र के अंदर उभर कर आया कि राज्य एक कानूनी संस्था। इससे पहले हमने मैकियावेली के चिंतन में क्या देखा कि राज्य एक राष्ट्रीय राजनीतिक संस्था है। इस विचार में हम क्या देख रहे हैं, राज्य एक कानूनी संस्था भी होनी चाहिए। इसलिए इस प्रकार के विचारकों ने ये कहा। इसमें खासकर जो है बोदा और बेंथम और ऑस्टिन ने विशिष्ट योगदान दिया है और उनकी परिभाषाओं से बात बहुत ज्यादा कारगर ढंग से स्पष्ट होती है। बोदा क्या कहते हैं कि राज्य परिवारों और उनके सामान्य मामलों का एक संघ है जो एक सर्वोच्च शक्ति और तर्क बुद्धि द्वारा है। तो ये सर्वोच्च शक्ति तो संप्रभुता हो गई और वो सर्वोच्च शक्ति किस आधार पर शासन करेगी, तर्क बुद्धि के आधार पर। ये तर्क बुद्धि ही कानून है, क्योंकि किसी भी समाज का कानून जो है तर्क बुद्धि के आधार पर ही बनता है। बेंथम ने क्या कहा, राज्य व्यक्तियों का वह समूह है जो सुख की प्राप्ति और स्थायित्व के लिए संगठित होता है और अपने इस उद्देश्य की सिद्धि कानून के माध्यम से करता है। तो यहां स्पष्ट रूप से बेंथम ने ये बात रखी कि राज्य एक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो सुख की प्राप्ति के लिए अस्तित्व में आया है और संगठित हुआ है और इसका उद्देश्य जो है कानून की सिद्धि के माध्यम से ही हो सकता है। तो यहाँ एक कानून की जरूरत राज्य के लिए बता दी गई है कि कानून के माध्यम से ही व्यक्ति राज्य में रहकर सुख की प्राप्ति कर सकता है। इसी प्रकार इस परिभाषा को और जो ऊंचाई दी और स्पष्टता के साथ में प्रकट किया, उनका नाम है ऑस्टिन। ऑस्टिन ने क्या कहा कि राज्य कानून बनाकर शासन करने वाली संस्था है जो समाज के ऊपर है, कानून की स्रोत है तथा न्याय और व्यवस्था स्थापित करती है। बहुत ही स्पष्टता के साथ ऑस्टिन ये कह रहे हैं कि राज्य कानून बनाने वाली संस्था है। तो एक तरह से कानून का स्रोत भी राज्य को ही बता दिया गया है, इसलिए वो समाज से भी ऊपर है क्योंकि कानून का स्रोत है और समाज को कानून के हिसाब से संचालित होना है और वो संचालन कौन करेगा, राज्य करेगा। इसलिए समाज से ऊपर सर्वोच्च संस्था कौन हो गई, राज्य हो गई। तो इस आधार पर जो है यहाँ राज्य की न्यायिक और कानूनी धारणा जो है स्थापित हुई, जिसमें प्रमुख रूप से बोदा, बेंथम और ऑस्टिन का योगदान महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और
इसी विचारधारा के आधार पर प्रभुसत्ता, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, ये आदि जो है राज्य के जो चरित्र हैं उनकी व्याख्याएं होने लगी, उन राज्य के संदर्भ में उनको परिभाषित किया जाना लगा। तो ये एक दूसरी धारणा को हमने समझने की कोशिश की, राज्य एक कानूनी संस्था है। इसी संदर्भ में एक तीसरी एक धारणा और विकसित हुई राजनीति शास्त्र के अंदर, जिसको हम बोलते हैं राज्य एक यांत्रिक संस्था है, यानी राज्य एक मशीनीकृत संस्था है। और इस विचार को प्रकट करने वाले जो राजनीति शास्त्री हैं उसमें मोटे तौर पर हम 3 विचारकों का नाम हम यहाँ ले सकते हैं, जिसमें खासकर हैं हॉब्स है, लॉक है, मिल है। ये जो विचारक हैं उन्होंने इस बात का रेखांकन किया है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, मानव निर्मित संस्था है, जिसका निर्माण कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मनुष्यों ने किया है, जो प्राकृतिक अवस्था में पूर्ण नहीं हो पाते हैं। और वे उद्देश्य क्या है जिसके लिए राज्य को निर्माण मनुष्यों ने किया है? वे उद्देश्य है शांति, व्यवस्था और संपत्ति की सुरक्षा। तो एक तरीके से हमने राजनीति शास्त्र के अंदर हम एक सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसमें हॉब्स, लॉक, रूसो का नाम आता है। तो उस सामाजिक समझौता सिद्धांत के माध्यम से ही राज्य का ये तीसरा विचार प्रकट हुआ कि जिन्होंने ये माना कि राज्य एक यांत्रिक संस्था है या मानव निर्मित संस्था है। तो इस धारणा के जो चिंतक हैं उन्होंने पुरानी धारणाओं को खारिज करते हुए, पुरानी धारणा कौन सी, जो हमने जिसमें हमने पढ़ा कि राज्य एक देवीय संस्था है, उस धारणा को खारिज करते हुए उन्होंने इस यांत्रिक संस्था के समर्थक लेखकों ने, चिंतकों ने ये कहा कि राज्य कोई ईश्वरकृत संस्था नहीं है, ईश्वर का अवतार नहीं है, बल्कि राज्य तो एक कृत्रिम संस्था है जो मनुष्यों ने बनाई है। और मनुष्यों ने क्यों बनाई है? क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य रहता था, उस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के जीवन के सामने कुछ संकट थे, कुछ असुविधाएं थी। उन संकटों से, उन असुविधाओं से पार पाने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने राज्य का निर्माण किया। तो ये एक नया विचार आया जिसमें इस बात की स्थापना हुई, इस बात की प्रस्तावना हुई कि राज्य कोई आसमान से टपक कर धरती पे नहीं आ गया है, या राज्य पर शासन करने वाला जो राजा है वो कोई ईश्वर का देवदूत नहीं है, बल्कि इस राज्य का निर्माण तो इस जमीन पर रहने वाले लोगों ने अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए किया है। एक समझौते के तहत ये हुआ है कि लोग शांति से रहना चाहते हैं, व्यवस्था से रहना चाहते हैं, अपनी संपत्ति और जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने ऊपर शासन करने के लिए राज्य और उसके शासक के साथ एक समझौता किया है, जिससे राज्य का निर्माण हुआ है। और उस राज्य की निर्मित के साथ में एक शासक के साथ ये समझौता हुआ है कि आप जो है व्यक्तियों को सुरक्षा देंगे, उनकी संपत्ति को सुरक्षा देंगे, व्यवस्था बनाए रखेंगे, बदले में जो है हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो ये एक विचार जो है राज्य की परिभाषा के संदर्भ में उभर कर आया सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत। इस धारणा के तहत राज्य और समाज में भेद करते हुए कहा गया कि समाज एक स्वाभाविक संस्था है और राज्य एक कृत्रिम संस्था है। ये स्पष्ट रूप से विद्यार्थियों आप लोगों को समझना पड़ेगा कि राज्य और समाज के बीच में यहाँ पहली बार जो है एक विभाजन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य तो एक स्वाभाविक संस्था है समाज तो एक स्वाभाविक संस्था है और राज्य एक कृत्रिम संस्था है। इसका मतलब ये हुआ कि समाज का निर्माण मनुष्यों ने नहीं किया है। समाज मनुष्य के जीवन के साथ स्वभाव से अपने आप निर्मित होते चले गए। सोच समझकर हमने समाज नहीं बनाया है। मनुष्य जीवन की उत्पत्ति के साथ समाज अपने आप विकसित होते चले गए, उनका विकास और वृद्धि होती चली गई। तो ये एक स्वाभाविक संस्था है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वो समूह में रहना चाहता है। तो जब स्वभाव ऐसा है कि वो समूह में रहना चाहता है, तो वो जब समूह में रहना शुरू करेगा तो धीरे धीरे जो है समूह का आकार बढ़ता है। वो परिवार से गांव से समाज, ये निर्मित होते चले जाते हैं। तो ये तो एक स्वाभाविक संस्था होगी। लेकिन राज्य जो है वो एक कृत्रिम संस्था है। उसका निर्माण मनुष्यों ने सोच समझकर किया है, और सोच समझकर इसलिए किया है कि वो ये जानता है कि राज्य उसके जीवन को
में व्यवस्था प्रदान कर सकता है, उसके जीवन को सुरक्षा प्रदान कर सकता है, और जो राज्य उसके जीवन को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता उस राज्य को बदलकर दूसरा राज्य या दूसरा शासक चुनने का उसको अधिकार, ये धारणा यहाँ प्रकट होकर आती है। तो इस आधार पर हम ये देखें तो ये जो कानूनी यांत्रिक जो धारणा है राज्य की, उस धारणा के तहत ये माना गया कि राज्य श्रेष्ठतर इच्छा का प्रतीक है और श्रेष्ठतर बुद्धि का नहीं। तो यहाँ ये इस बात का मतलब ये है कि श्रेष्ठतर इच्छा तो यही है कि मनुष्य का जीवन और मनुष्य की संपत्ति सुरक्षित रहे, इस इच्छा की पूर्ति के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। लेकिन श्रेष्ठतर बुद्धि का प्रतीक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई अंतिम नैतिकता का मापदंड नहीं है राज्य, कि जैसे इससे पहले जो राज्य को नैतिक संस्था मान लिया गया था कि भाई राज्य में रहकर ही व्यक्ति अपना नैतिक विकास कर सकता है, सर्वोच्च संपूर्ण सर्वांगीण विकास कर सकता है, ऐसी कोई बात जो है यांत्रिक राज्य को यांत्रिक संस्था मानने वाले विचारक नहीं मानते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि ये सर्वश्रेष्ठतर इच्छा का प्रतीक तो हो सकता है, लेकिन श्रेष्ठतर बुद्धि का प्रतीक नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य में रहकर हम कोई नैतिक विकास करने की गारंटी नहीं दे सकते। तो राज्य एक अभिकरण है जो अपनी सत्ता का प्रयोग सार्थक लाभों के लिए करता है। जो मनुष्य की जरूरत है, मनुष्य को जिन चीजों से लाभ हो सकता है, उसके लिए जो है राज्य का निर्माण किया गया है। तो सीधी सी बात यहाँ यह है कि राज्य कोई नैतिक संस्था नहीं है, राज्य कोई ईश्वरीय संस्था नहीं है, बल्कि मनुष्यों ने अपनी जरूरत पूरा करने के लिए इसका निर्माण किया है। ये राज्य की आंतरिक धारणा के तहत बात स्थापित हुई, इस रूप में राज्य को व्याख्यात किया है। चौथी जो धारणा है इस संदर्भ में वो है राज्य एक कल्याणकारी संस्था है, और इस राज्य को कल्याणकारी संस्था मानने वाले जो चिंतक हैं, राजनीति शास्त्री हैं, उनमें प्रमुख रूप से लास्की, बारकर, कॉल जैसे विद्वानों का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इस धारणा के अनुसार राज्य की सर्वोच्च सत्ता केवल शक्ति पर आधारित नहीं हो सकती, वह न्यायोचित सत्ता में तब रूपांतरित होती है जबकि वह समाज के समस्त वर्गों के लिए सेवा और कल्याण का माध्यम बने। ये एक महत्वपूर्ण जो है विकास राज्य की परिभाषा के तहत कल्याणकारी संस्था के तौर पर हुआ कि लास्की और बारकर, कॉल जैसे विद्वानों ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की सर्वोच्चता इस बात में नहीं है कि भाई वो शक्तिशाली संस्था है, जैसा कि इसकी राष्ट्रीय राज्य की धारणा के अंदर शक्ति पर जोर दिया गया। कॉल, लास्की, बारकर ये कह रहे हैं कि इस शक्ति को न्यायोचित तभी ठहराया जा सकता है जबकि वह सभी वर्गों की सेवा और कल्याण का माध्यम बने। अगर कोई शक्तिशाली राजा जन कल्याणकारी नहीं है, जनता की सेवा नहीं कर पा रहा है, जनता या नागरिकों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसकी शक्ति व्यर्थ है, वो जो है उसकी शक्ति को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। तो इस आधार पर लास्की, बारकर और कॉल ने जो राज्य की जो शक्ति है, जो राजा की संप्रभुता है, उस शक्ति और उस संप्रभुता को न्यायोचित तभी उसी आधार पर ठहराया है जिस आधार पर वह लोगों के लिए कल्याणकारी हो सके, लोगों की भलाई कर सके, तभी उसका हम औचित्य सिद्ध किया जा सकता है, जब उसको न्यायोचित ठहराया जा सकता है। तो इस आधार पर राज्य की एक नई परिभाषा प्रकट हुई जिसमें राज्य को कल्याणकारी संस्था माना गया है कि राज्य की स्थापना इसलिए की गई है कि ताकि उस राज्य के भीतर रहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों की राज्य के माध्यम से राजा के द्वारा भलाई की जा सके, उनका कल्याण किया जा सके। इस संदर्भ में कॉल ने जो एक महत्वपूर्ण बात कही है, कॉल क्या कहते हैं कि राज्य अपने सदस्यों का सामाजिक इकाई के रूप में संगठित एक संपूर्ण समुदाय है। तो सामाजिक इकाई के रूप में राज्य को उन्होंने संपूर्ण समुदाय माना है। तो ये सामाजिक इकाई के रूप में संपूर्ण समुदाय का मतलब यहाँ यही है कि राज्य के तहत जो है भलाई के कार्य किए जाते हैं, इसलिए हम राज्य के अंदर समाज को समाहित करते हैं। अगर वो भलाई के काम नहीं करेगा, जन कल्याण के काम नहीं करेगा, तो फिर उसकी शक्ति का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो ये एक पूरी जो परंपरा है राज्य को समझने की, जिसके तहत हमने इसकी जो धारणाओं को समझने की कोशिश की, उसमें उदारवादी परंपरा के तहत जो है प्रमुख रूप से 4 धारणाएं जो है आज हमने डिस्कस की हैं, जिसमें
मैकियावेली की जो है राष्ट्र राज्य की धारणा, साथ ही साथ वोदा, हॉब्स, बेंथम, मॉन्टेस्क्यू, ऑस्टिन की कानूनी संस्था के रूप में राज्य, और हॉब्स, लॉक, मिल की धारणा के राज्य की आंतरिक संस्था है, और साथ ही साथ लास्की, बार्कर, कॉल की धारणा के राज्य एक कल्याणकारी संस्था है। इस आधार पर राज्य को परिभाषित करने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की गई है, उसके अर्थ को जानने की कोशिश की है। अब एक तीसरा एक संदर्भ और है राज्य को समझने का, जिसको हम समाजवादी परंपरा के तौर पर जानते हैं। ये समाजवादी परंपरा है, राज्य की उदारवादी जो परंपरा है उससे थोड़ी भिन्न है। ये राज्य को भिन्न अर्थ में देखते हैं उदारवादी परंपरा के विचारक। तो इसको जानने के लिए हम कल की कक्षा में इस संपूर्ण परंपरा का अध्ययन करेंगे कि राज्य की समाजवादी परंपरा जो है वो राज्य को किस तौर पर देखती है और उदारवादी परंपरा से वो किस तरह भिन्न है। तो इसका हम अध्ययन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।